नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज विधानसभा में सत्र का आगाज हुआ और इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस तरीके से बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष आज एक दूसरे के आमने सामने आए, यहां तक कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण भी नहीं पूरा पढ़ पाई और इस दौरान भारी हंगामा जो है वो देखने को मिला। जिस तरीके से बात की जाए तो आज भाषा पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आया और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में साफ तौर पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन में चर्चा सही से हो। विधानसभा में क्षेत्रीय बोली को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। तो देखिए, आज पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आए। देखिए लगातार आज जो जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हुई, हंगामेदार शुरुआत हुई और पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ और इस दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक तरफ राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विधायक नारेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा विपक्ष में महाकुंभ हादसे की जांच की भी मांग उठी। लेकिन इतना हंगामेदार हुआ कि एक तरफ जहां पर राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद हंगामा करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से आज हंगामे की कई तस्वीर सामने आई। जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो विपक्ष के विधायक थे वो हंगामा कर रहे थे, जमकर नारेबाजी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हाथों में दफ्तियां लिए हुए, उन पर नारे लिखे हुए थे और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इसी तस्वीर में देख सकते हैं मेरठ के सरजना से विधायक अतुल प्रधान अपने आप को बेड़ियों में जकड़कर पहुंचे थे और अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो वहीं चौथी तस्वीर में साइकिलों से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो जा रहे हैं और हाथों में अस्थि कलश। समाजवादी पार्टी ने अपना असली चरित्र और चेहरा दिखा दिया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा, ये समाजवादी पार्टी ने फैशन बना लिया है। ये समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का संदेश वह स्वयं दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज उन्होंने हंगामा किया मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और वह आवाज़ उठावें, सदन चलने वाला है 5 मार्च तक, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सवाल हैं वो लेकर के आवें। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो जनता जैसे 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी जिताई है, 2027 के विधानसभा चुनाव में जो सत्ताधीश बनने के सपने देख रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएगा। विपक्ष घेर कहाँ पा रहा है? विपक्ष तो कुछ सदन ही नहीं चलने दे रहा है। सदन चलेगा तब तो घेरेंगे। विपक्ष के पास कोई प्रश्न नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है।
तो पहले तो वो प्रश्न पूछे किस प्रश्न पे घेरना चाहते हैं। राज्यपाल का भाषण सुना नहीं, उसमें कमी निकालने चले गए। बजट अभी आया नहीं, उसमें कमी निकालने चले गए। ये कौन सी ज्योतिषाचार्य बन गए हैं जो कमी निकाल देते हैं? तो पहले वो सुन लें हमारी बात, उसके बाद उसमें कमियां निकालें। हम उनके हर प्रश्न देने को का जवाब देने को तैयार हैं। आज ये जो सत्र शुरू हुआ है, ये सत्र उस कालखंड में शुरू हुआ है जब इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और उस महाकुंभ के आयोजन के दौरान इस सत्र में जिन लोगों ने महाकुंभ में अपनी जान खोई है, अगर उन पर चर्चा ना हो तो ये सत्र कहीं से भी सार्थक नहीं हो सकता। और उसमें जो लोग अपने दिल में एक संगम में जाने का और वहाँ पर एक अनुभूति महसूस करने के लिए गए थे, उनका वो सपना, वो ख्वाब टूटा है, वो झूठे वादों से छले गए हैं। तो मुझे लगता है इस सत्र के दौरान इससे महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ नहीं हो सकता। कि बीजेपी का आधार ही यही रहता है हमेशा कि किस तरीके से आप आस्था को लेकर के राजनीतिक उसको जो है उसके साथ आप उसको जोड़ करके लोगों के बीच में जाएं। और यहाँ पे बात बहुत ही स्पष्ट रही। लोकल लैंग्वेजेस को लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही उस पर एक्सेप्टेंस शो किया है और सिर्फ अंग्रेजी का जो पूर्णतः इस्तेमाल है उस पर हमने जो है खंडन किया। तो विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा और बोले कि ये सभी को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कर सकता। और यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुनवाई हुई और अपने घटिया बयान से मुश्किल में घिरे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने के लिए मुंबई में दर्ज मामले में और असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कहा वह निहायती शर्मनाक है और साथ ही कोर्ट ने ये शर्त भी रखी कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे और साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया पर गुस्से में कई टिप्पणियां की और कहा कि अदालत की अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ सकते। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पासपोर्ट को जब्त करने का भी आदेश दिया है। साथ ही कई और चीजों का भी जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में हुई एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए और उसके बाद अदालत ने रणवीर को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। तो देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो जिसको लेकर अब लगातार रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और झांसी की एक मासूम बच्ची की पेंटिंग ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसको सबने झकझोर कर रख दिया। एक दिल दहला देने वाली वारदात जहां बेटी की तस्वीरों में छिपा है मां की मौत का रहस्य। आखिर कैसे हुई थी हत्या या कुछ और है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं पापा? झांसी की दिल दहला देने वाली घटना में एक मासूम बच्ची की पेंटिंग ने बड़ा खुलासा कर दिया। 5 साल की बेटी ने कागज पर उकेरी वो भयावह तस्वीर जिसमें उसके पिता की हैवानियत साफ नजर आई। पेंटिंग में दिखाया गया कि कैसे पहले उसकी मां को मारा गया और फिर फांसी पर लटका दिया गया। पापा ने फांसी लगा दी थी मम्मा तो। पापा ने मम्मा को फांसी लगा दी और मारा भी था। सोनाली की शादी को अभी महज 6 साल ही हुए थे, लेकिन इन 6 सालों में उसने दहेज की आग में क्या क्या नहीं झेला।
शादी में 20 लाख रुपए दिए गए, लेकिन फिर भी कार की मांग जारी रही। ससुराली जनों के द्वारा सोनाली को बार बार प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि 2 साल पहले उसका हाथ तक जला दिया गया। दहेज को हाथ जला दिया था पूरा लड़की का, पेट में लातों बीमारी की और हमारे सामने खुद कोतवाली पीआई साहब को 20 लाख रुपए मांग रहे, 20,000 रुपए दिए थे और 20 लाख रुपए ने वो हमसे लिए थे पक्के में शादी में, और 4 व्हीलर गाड़ी की मांग कर रहे थे, जो हमारे FIR में भी है। सोनाली की मौत के बाद उसके मायके वाले इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। पिता संजीव त्रिपाठी ने साफ कहा कि जब तक हत्यारोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, वे बेटी के शव को नहीं लेंगे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की डेथ हो गई है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का आरोप है कि इस युवती की हमारी बहन की हत्या की गई है और डेड बॉडी को हमने अपने कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनाली को इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी मासूम बेटी की गवाही और उसकी पेंटिंग अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी, या फिर ये मामला भी उन अनगिनत केसों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और हमारे समाज की एक समस्या है, वो रोजाना घटित होकर होती बलात्कार की घटनाओं को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन एक प्रेम विवाह वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। शायद यही कारण है कि ऑनर किलिंग की घटनाओं का डर बना रहता है। एक मामला बुलंदशहर से सामने आया, जहां एक परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाले पति पत्नी को डर है कि उनकी हत्या ना हो जाए। रिपोर्ट देखिए आप। हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली है, ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट है और ये फोटोज है। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। फोन करके धमकी दी जा रही है हम दोनों को ही जान से मारने की। हमने अपनी मर्जी से शादी की, हमारी ऑनर किलिंग हो सकती है। पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही। सुना आपने दोनों को। ये वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा से सामने आया, जिसमें दोनों पति पत्नी हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर। दोनों बाकायदा शादी के कागज भी दिखा रहे हैं। इनका आरोप है कि इनकी हत्या हो सकती है और खतरा लड़की के परिवार की तरफ से है। हम दोनों को कुछ भी होता है तो कुछ भी उसके जिम्मेदार मेरी फैमिली और पुलिस होगी। अगर हम दोनों परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, हम दोनों के ही दोनों, तो उसके जिम्मेदार इनके परिवार वाले और पुलिस होगी, प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा। लड़की ने वीडियो में बाकायदा कहा है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है। घर से एक भी सामान लेकर नहीं आई है। आरोप है कि इन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए खुर्जा पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई हुई ही नहीं। दबाव नहीं डाला गया है। ये शादी मैंने अपने पूरे होशो-हवास से की है, लेकिन मेरी फैमिली मेरी शादी से खुश नहीं है। मेरी फैमिली मुझे, मेरे पति और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ तक कि हम दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसमें कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम दोनों को अपनी जान मान का खतरा है। दोनों ने दावा किया है कि हम दोनों बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की और हमारे पास इसके बाकायदा कागज भी हैं। मेरा नाम शिवानी है, मेरे पापा का नाम मुकेश है। मैं खुर्जा में गांव किला मेवे से रहने वाली हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। ये मेरी शादी के फोटोज हैं। मेरे पति का नाम गंगा सागर है और इनके पिता का नाम रविंद्र है। ये गांव भोजपुर से रहने वाले हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/7/2005 है। मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मुझे अपनी शादी करने और अपना पति चुनने का पूरा अधिकार है।
इस मामले में हालांकि दोनों के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस का भी पक्ष आना बाकी है। लिहाजा इस वीडियो के आधार पर उम्मीद है कि पुलिस मामले की जांच करेगी और इनकी सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात करते हैं प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की, जहां पर प्रयागराज में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही पवन कल्याण ने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और प्रार्थना की। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने स्नान किया। आज पहुंचे हुए थे प्रयागराज और जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। तो महाकुंभ में पहुंचने के बाद संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की। तो लगातार देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं वो संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंचे और जहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। तो तस्वीरें हैं महाकुंभ की, जहां पर देखिए लगातार देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच देखिए डिप्टी सीएम पवन कल्याण अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे और जहां पर उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया, आरती की। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच देखिए पवन कल्याण पहुंचे हुए थे अपने परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। It's one of the greatest spiritual experience, and this can never be matched with anything. No matter how much fame you get, no matter how much rich you become, this experience can never be replaced. That's तो देखिए लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। और इसी बीच पवन कल्याण पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि महाकुंभ में जूही चावला ने भी मंगलवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और साथ ही साथ जूही चावला ने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव बताया। जूही ने आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही जूही अब उन सितारों में शामिल हो चुके हैं जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और जूही चावला ने इस पवित्र स्थान के बाद मीडिया से बातचीत की और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में शानदार व्यवस्था के लिए पुलिस और अधिकारियों की तारीफ भी की है। से कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7, साढ़े 7 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत और आप सबका धन्यवाद। और महाकुंभ नगर प्रयागराज 2025 ने इतिहास रच दिया। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और साथ ही अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही अब तक की सबसे बड़ी मानव सहभागिता बन चुका है। साथ ही भारत में कुल 110 करोड़ सनातनी निवास करते हैं और देश के 50% सनातनियों ने यहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। 26 फरवरी को शिवरात्रि के अंतिम स्नान पर संख्या बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। अंतिम स्नान तक 60 करोड़ संख्या हो सकती है। महाकुंभ के समापन
से 9 दिन पहले ये इतिहास रच चुका है। महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या ने कीर्तिमान रच दिया है। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का रेला है दिन प्रतिदिन महाकुंभ में पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। जी, महाकुंभ में आए थे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं दूसरी बार आया हूँ महाकुंभ में। वसंत पंचमी के दिन मैं आया था और आज सपत्नी यहाँ आया हूँ। आप क्या कहें? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। हम तो महाराष्ट्र पुणे से आए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। हमारा दिल खुश हो गया। स्नान भी अच्छा हो गया। वहाँ भीड़ बहुत थी, लेकिन स्नान बहुत अच्छा और शांति से हो गया। आप पूरे सनातन की वेशभूषा में है क्या? सनातन पूरा, हम कट्टर सनातनी है। हम महाराष्ट्र से है और यहाँ जीवन का यानी जो जिंदगी जीने का है वो मकसद पूरा हो गया है कुंभ में नहाके। कितना उत्साह रहा आपको यहाँ पर आने का? प्रचंड उत्साह था। यहाँ की जो तैयारी थी, जो योगी सरकार ने की थी, वो भी काफी अच्छी थी। इतनी करोड़ों की तादाद में जो रोज संख्या आ रही है, सारे भारतवर्ष से जो लोग आ रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन ने की है वो भी प्रशंसनीय है। और हम योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की है। सारे श्रद्धालु यहाँ पे खुश है और सब श्रद्धालु आपको, सब संत लोग आपको, संत समाज आशीर्वाद दे रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए, लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है।